हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C। ये तीन ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसका मतलब है इनको अमेंडमेंट से लाया गया था। तो आर्टिकल 31A को लाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, ठीक है, 31A और 31B। और जो आर्टिकल 31C है इसे लाया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। अब आप देखो कि ये तीनों ही ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें किसी भी फंडामेंटल राइट की मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं। इन तीनों ही आर्टिकल में ये आपको मेंशन होगा कि इन तीनों आर्टिकल के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उन प्रोविजंस के लिए स्टेट अगर कोई लॉ बनाती है और वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, इवन देन दोज लेजिस्लेशंस विल बी वैलिड, उनको वॉइड नहीं करार किया जाएगा। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स में एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पार्ट 3 का हिस्सा है। ओके, बट दे आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। अब आप देखो कि इनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो जो हमारा संविधान लिखा गया था, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया था, उसमें 2 आर्टिकल थे। एक था मतलब राइट टू प्रॉपर्टी से डील करने वाले 2 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल था आर्टिकल 19(1)(f जो इंडिया में सिटीजन्स को गिवन था। आर्टिकल 19(1)(f की लैंग्वेज थी, एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी। यानी भारत के हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह की संपत्ति खरीद सकता है, उसे होल्ड यानी कि रख सकता है, डिस्पोज ऑफ यानी कि उसे किसी और को बेच सकता है। और आर्टिकल 31 जो था ये इंडिया में सभी पर्सन्स को गिवन था। और आर्टिकल 31 की लैंग्वेज थी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी से हटाना है तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो कि ये 2 आर्टिकल, अब आप ऐसे समझो कि ये 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एज ए फंडामेंटल राइट, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 1950 में, 1951 में ही इन्हें अमेंड करना पड़ता है। तो क्या जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अदर मेंबर्स थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट देना गलत होगा? उन्हें पता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे, जो भी सोशल वेलफेयर में बिलीव करते थे, उन्हें पता था कि आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन 2 आर्टिकल्स को देना उनकी मजबूरी थी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम जो लोग थे वो ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या तो वो किसी प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या तो वो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार्स थे, यानी सोसाइटी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और राइट टू प्रॉपर्टी उनके कॉन्शियंस के लिए, ठीक है, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दी जाती अगर उस समय, तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी डिबेट, ओके, काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता। और आप ऐसे देखो कि हमारा संविधान बनने में लगभग 3 साल लग गए, ठीक है, 2 साल 11 महीने से भी अधिक वक्त लग गया। तो आप समझो कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दी जाती उन्हें फंडामेंटल राइट, ओके, ये जो आर्टिकल 31A, 31B, 31C के प्रोविज़न जो हम यहाँ देखेंगे, अगर ये उस वक्त लिख दिए गए होते हैं तो बहुत हंगामा होता, ठीक है, तो अननेसेसरी डिले होता। तो भीमराव अंबेडकर जी और बाकी जो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, बाकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा यार आप दे दो इनको राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन हम चूँकि DPSPs में आर्टिकल 39 क्लॉज B क्लॉज C इस बात से डील करता है कि स्टेट सेल ट्राई टू मेक लॉज और स्टेट सेल ट्राई टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी कि जो भी
वेल्थ या इनकम के टर्म्स में इनइक्वालिटी उनको मिनिमाइज करे, साथ ही साथ सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इस कदर डिस्ट्रीब्यूट करे कि सबका भला हो सके, यानी सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें अमेंड कर देंगे। ठीक है, सो इनको इंसर्ट किया गया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस तरह के लोग थे, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे। और फिर जब संविधान लागू हो गया उसके इमीडिएटली बाद, चूँकि इंडिया उस टाइम पे एक बहुत ही पुअर स्टेट था, ठीक है, बहुत पुअर कंट्री थी, हमारे देश में नए रेलवे लाइंस बनने थे, ठीक है, रोड्स बनने थे, डैम्स बनने थे, कैनाल्स बनने थे, ठीक है, गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज बनाने थे, और साथ ही साथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने थे। ये तो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने थे गवर्नमेंट को, ताकि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस बनाई जा सके। साथ ही साथ जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि सोसाइटी में, मतलब इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग मिली थी बिकॉज ऑफ जमींदारी राइट या फिर रैयतवारी सेटलमेंट के दरमियान, या जो राजा महाराजा थे, ठीक है, जो उनके पास जागीर, इनाम, ये सब था। ठीक है, इन सारे बड़े लैंड होल्डिंग की वजह से इंडिया में जो पीजेंट्स या लैंड टीलर्स थे, ठीक है, किसान थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना था ताकि किसानों को हेल्प की जाए, ठीक है, सोसाइटी में थोड़ा वेल्थ के टर्म्स में इक्वालिटी लाई जाए। तो इन सारे चीज़ों के लिए आर्टिकल 31 को अमेंड करना पड़ा। ओके, और आर्टिकल 31 को अमेंड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, और आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B इंसर्ट किया गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 31 क्या कहता है। तो आर्टिकल 31 कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि वो सारे लॉज जो कि अलाउ करते हैं स्टेट के एक्विजिशन को, यानी सरकार, ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है ESTATES, इस स्टेट का मतलब है अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इन द कंट्री साइड, ठीक है, हुज ओनरशिप बिलोंग टू अ पर्सन और अ फैमिली, यानी कि कंट्री साइड का मतलब है गांव देहात के इलाके। सो गांव देहात में या शहर से दूर अगर कोई ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, मान लीजिए 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ का ज़मीन है, और वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के पास है, तो उसे स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो अगर स्टेट को ऐसे लैंड्स को एक्वायर करना है तो उनके लिए ये लॉज हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल 31 में क्लॉज 1 जो है वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 13। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है डिस्पाइट ऑफ। तो आर्टिकल 13 में जो कुछ भी है, जो कुछ बातें लिखी गई हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, अब सबसे नीचे आ जाइए, सेल बी डीम्ड टू बी वाइड ऑन द ग्राउंड इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद और टेक अवे और एब्रिजेज एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाई आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो क्लॉज 1 ये कहता है कि सब क्लॉज ए से सब क्लॉज ई के मामले में स्टेट यानी कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगी, अगर वो लॉ आर्टिकल 14, 19 के साथ इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि उनको वायलेट करते हैं या उनको एब्रिज करते हैं, तो भी वो लॉ वैलिड होंगे। ओके, उन्हें वॉइड नहीं की जा सकती जस्ट बिकॉज कि वो सारे लॉज आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लॉज ए से क्लॉज ई एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह के एक्विजिशंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे लॉज जो इन चीज़ों के एक्विजिशन की बात करते हैं वो आर्टिकल 14, 19 का वायलेशन कैसे हैं। देखिए क्लियरली सब क्लॉज ए से सब क्लॉज ई तक जो भी है वो गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर लोगों की जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसे एक्वायर कर सकती है। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। तो क्लियरली आर्टिकल 19(1)(f तो वायलेट हो रहा है। अब आर्टिकल 14 कैसे वायलेट हो रहा है, देखिए आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि सॉरी, आर्टिकल 14 कहता है कि एवरी वन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट कि आर्टिकल 14 जो है वो प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को, यानी कि सरकार या स्टेट यानी पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक क्लास के लिए कोई कानून नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो कानून बनने थे वो उन लोगों के लिए थे जो
इस तरह के स्टेट या बड़े प्रॉपर्टी को एक्वायर करते थे। तो ये एक तरह का क्लास लेजिस्लेशन होता। तो आर्टिकल 19(1)(f) का क्लियर वायलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 31 को ही अमेंड करके डाला गया, तो जो आर्टिकल 31 मना कर रहा था उसको अमेंड कर दिया गया। तो आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31A(b) इस बात को अलाउ करने लगे, तो आर्टिकल 31 की भी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई। आर्टिकल 19(1)(f) के रिस्ट्रिक्शंस को बोल दिया गया कि इवन इट इज़ वायलेटेड इट इज़ ओके। और आर्टिकल 14 जो क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है उसकी भी वायलेशन थी, लेकिन क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया कि सब क्लॉज ए से ई के लिए जो भी सरकार या पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो आर्टिकल 14-19 का वायलेशन होगा तो भी वो वैलिड होगा। अब देखते हैं कि सब क्लॉज ए क्या कहता है। द एक्विजिशन बाय स्टेट ऑफ एनी स्टेट, स्टेट का मतलब सरकार, ठीक है। अगर सरकार कोई भी स्टेट एक्वायर करती है, ठीक है, या उस स्टेट को होल्ड करने वाले व्यक्ति के जो राइट हैं, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है निरस्त करना, ख़त्म करना, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट है उसके ओनर के राइट को मतलब सरकार ख़त्म कर देती है या उसके राइट को मॉडिफाई कर देती है सो दैट कि स्टेट यानी सरकार उसके स्टेट यानी कि उसके ज़मीन को एक्वायर कर सके, तो वो वैलिड होगा। तो अगर स्टेट यानी सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है कि किसी भी व्यक्ति का उसके स्टेट के ऊपर राइट ख़त्म कर दे या मॉडिफाई करके उसके ज़मीन को कब्जा करना चाहे तो सरकार कर सकती है। अब और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अब आर्टिकल 31A में इसके एंड में एक्सप्लेनेशन दिया गया कि स्टेट वो सारी प्रॉपर्टी होगी जिन्हें हम जागीर के नाम से जानते हैं या हम इनाम के नाम से, मौफ़ी के नाम से, अगर आप तमिलनाडु केरला के रीजन में जाएं तो उनको हम जन्मम के नाम से जानते हैं। तो जो भी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, इस तरह के लैंड होल्डिंग को स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। अब सब क्लॉज बी कहता है द टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आइदर इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इन ऑर्डर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मिल है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है या मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में सरकार जो है उस कॉरपोरेशन को, ठीक है, या उस प्रॉपर्टी को या उस मिल को, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब लिमिटेड पीरियड के लिए ही टेक ओवर क्यों करेगी? क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना या फिर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके ऐसा बनाना कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ, जैसे मान लो कि आप मान लो कि कोई कॉटन टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे 1000 वर्कर्स काम करते हैं। अब जो मिल ओनर हैं अगर उनकी मैनेजमेंट पुअर है और वो मिल जो है वो घाटे में जा रही है, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये मिल इसी तरह घाटे में गई तो बंद हो जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी सो दैट कि वो उस मिल को प्रॉफिटेबल बनाए। बिकॉज 1000 लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उनकी लाइवलीहुड थ्रेटन हो जाएगी। तो उन 1000 लोगों की जॉब जाने से उनकी लाइवलीहुड तो जाएगी प्लस उनके फैमिली की लाइवलीहुड भी थ्रेटन हो जाएगी। तो इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, उन लोगों के हित में सरकार उस मैनेजमेंट को टेक ओवर करके उसको इम्प्रूव करेगी, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थे, माल प्रैक्टिसेस थे, उनको करेक्ट करेगी। जो मैनेजमेंट में जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उन चीज़ों के लिए उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। और फिर नई मैनेजमेंट बनाकर नई तरह की उसको सब अच्छा ठीक करके फिर उसको मिल को न्यू मैनेजमेंट को या एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन इंटरेस्ट अगर मान लीजिए उस मिल में अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, बार बार स्ट्राइक्स होते हैं, तो भी गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर सकती है कि ज़रूर मैनेजमेंट के साथ फॉल्ट है, तभी तो वर्कर इतना स्ट्राइक कर रहे हैं, या वर्कर की लाइफ, उनकी सैलरी पैथेटिक है, तो भी गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है मैनेजमेंट को ताकि उसको सुधार सके और वर्कर्स के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वहाँ पे वर्किंग मतलब इन्वायरमेंट और सैलरी और कल्चर डेवलप किया जा सके। सब क्लॉज सी कहता है द अमलगमेशन ऑफ 2 or more कॉरपोरेशन ईदर
इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी कॉरपोरेशन। यानी कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो दो या दो से अधिक कॉरपोरेशन, अमलगमेशन का मतलब होता है मर्जर करना, सरकार दो या दो से अधिक कॉरपोरेशन का आपस में मर्जर कर सकती है, ठीक है। अगर उस मर्जर से लोक हित का फ़ायदा होता है, यानी लोगों का फ़ायदा होता है, या फिर उस मर्जर से उस नई यूनिट की मतलब मैनेजमेंट अच्छी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो कि दो कंपनीज़ हैं, एक ऐसी कंपनी है, कंपनी मान ली दो कंपनी ए एंड बी। कंपनी ए जो है उसकी मैनेजमेंट पुअर है, ठीक है, इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से कंपनी ए घाटे में जा रही है। लेकिन जो कंपनी बी है उसकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर कंपनी ए में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और सरकार को लगता है कि यार अगर ये कंपनी ए फेल हुआ तो ये इकोनॉमी में एक तो बहुत सारे लोग जॉब खो देंगे और इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। या मान लीजिए वो कंपनी लिस्टेड है और उसके हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट उस जो ऑर्गेनाइजेशन है पुअर परफॉर्मिंग, उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर कर सकती है, ठीक है, ताकि जो बेहतर मैनेजमेंट है वो इस इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को रिप्लेस करे, ठीक है, और उस मतलब लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिटेबल बनाए, ताकि लोक हित या फिर एक ही मैनेजमेंट को सुधारी जा सके। यानी सब मिला के सोशल वेलफेयर या सोशल बेनिफिट के लिए सरकार दो या दो से अधिक कॉरपोरेशंस का मर्जर कर सकती है। क्लॉज डी सरकार को ये पावर देता है कि सरकार कानून बना सकती है जिसके तहत वो राइट्स को ख़त्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। किनके राइट्स को? मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ कॉरपोरेशन और एनी ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर देयर ऑफ। यानी कि सरकार के पास ये अधिकार है कि सरकार कानून बना के किसी भी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके राइट्स को या तो ख़त्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, उनकी वोटिंग राइट को कम्प्लीटली छीन सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। जो भी है उस कंपनी में जो भी टॉप मैनेजमेंट्स हैं उनके राइट्स को ख़त्म करना या मॉडिफाई कर सकती है अगर सरकार को ये करना पड़ा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सब क्लॉज डी सरकार कब यूज करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए, उसने किसी बैंक से लोन लिया 2000 करोड़ का, ठीक है, 2000 करोड़ का लोन लिया एट ए रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट रेट पे। तो जो एनुअल इंटरेस्ट रेट उस कंपनी को पे करना है वो आएगा 2000 पे, अगर आप 10% निकालेंगे तो 200 करोड़ आएगा। यानी कि कंपनी ए ने 2000 करोड़ का लोन लिया है, उसे 200 करोड़ का इंटरेस्ट भरना है। अब अगर कंपनी ए इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाए, ठीक है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो करते क्या हैं कि वो डेलिबरेटली, ठीक है, वो कंपनी के एसेट्स को बेचने लगते हैं, ठीक है, और वो एसेट को बेच के अपना पैसा निकालते हैं और वो एक दिन कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देंगे, ठीक है, कि हम बैंकरप्ट हैं, गवर्नमेंट उन्हें इंसॉल्वेंट करेगी। अब कंपनी, उन्हें पता है कि ना तो वो 2000 करोड़ का लोन चुका सकते हैं ना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो वो डेलिबरेटली बस अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं और उससे निकलना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि कोई कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, तो सरकार उस मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी या उनके वोटिंग राइट्स को छीन लेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, या मैनेजिंग डायरेक्टर को रिप्लेस कर देगी या उसके राइट्स छीन लेगी। बिकॉज गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो जिस बैंक ने 2000 करोड़ का लोन दिया है उसको उसका पेमेंट मिल सके और जो बाकी जो लोग उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। तो अगर जो मेजर शेयर होल्डर्स है जिनके पास वोटिंग राइट है, अगर वो डेलिबरेटली किसी कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि अब ये कंपनी डूबने वाली है और वो उसके लोन से और सब चीज़ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में सरकार कानून बना के या सरकार ऐसे कानून बनाएगी कि इन परिस्थितियों में मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी, उनके राइट्स को ख़त्म कर देगी या मॉडिफाई कर देगी।
सब क्लॉज ये कहता है द extinguishment or modification of any right acquired by virtue of any agreement, lease or license for purpose of searching for or mining any mineral or mineral oil or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license। यानी कि आप समझो कि आप समझो कि अगर मतलब जब हमारा देश मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, देश आज़ाद हुआ, उससे पहले देश के किसी भी हिस्से में, ठीक है, माइनिंग, कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का या मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का या किसी भी तरह का माइनिंग कोई लाइसेंस एग्रीमेंट या कोई लीज किसी के पास है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि अब वो माइनिंग, ठीक है, या वो जो भी मिनरल एक्सट्रैक्शन है वो गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। तो जो भी उसके ओनर्स हैं उनके राइट को या तो पूरी तरह से निरस्त कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, उनको कोई भी रीजनेबल कॉम्पनसेशन देकर उन्हें रिलीव कर सकती है, ठीक है। और तो मतलब क्लॉज 1 ये कह रहा था कि आर्टिकल 13 में जो कुछ भी बातें हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, ठीक है, अगर सरकार सब क्लॉज ए से सब क्लॉज ई के लिए जो भी कानून बनाती है वो आर्टिकल 14-19 के वायलेशन करते हैं तो भी वो सारे कानून वैलिड होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 31A। लेट्स मूव अहेड। अब आर्टिकल 31A में कुछ और बातें कही गई हैं। वो क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब है कि ये सारे कानून बनाते समय where such law is made by legislature of a state, the provision of this article shall not apply thereto unless such law having been reserved for consideration of president and has received his consent। यानी कि सब क्लॉज ए से सब क्लॉज ए तक जो भी प्रोविजंस, जो भी मतलब जिन भी उन सब क्लॉज ए से सब क्लॉज ई के मामलों में, ठीक है, उन प्रोविजंस के लिए जो लॉ या प्रोविजंस बनने हैं, अगर उसे कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है तो वो तब तक अप्लाई नहीं होगा उन पे जब तक से प्रेसिडेंट साहब उसे साइन नहीं कर देते हैं, यानी उस एक्ट को प्रेसिडेंट साहब का एसेंट ना मिल जाए, ठीक है। जब तक से प्रेसिडेंट साहब उसको पास नहीं करेंगे किसी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को, तब तक से वो अप्लाई नहीं होगा ऑन सब क्लॉज ए टू ई तक, ओके। इसका दूसरा हिस्सा कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ओके, प्रोवाइडेड फर्दर, ठीक है, आगे ये भी ध्यान रखना है कि वेयर एनी लॉ, ओके, मेक्स एनी प्रोविजन फॉर एक्विजिशन बाय स्टेट ऑफ एनी स्टेट एंड वेयर एनी लैंड कंप्राइज देयर इन इज हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर स्टेट टू एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड as is within the ceiling limit applicable to him under any law for time being in force। साथ ही साथ आर्टिकल 31A ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार है, ठीक है, अगर वो किसी ज़मीन पे, किसी लैंड पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो जो लैंड होल्डिंग है उनके जो स्टेट लैंड होल्डिंग की सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फिक्स करती है, अगर उस सीलिंग लिमिट के अंदर आता है तो ऐसे किसी लैंड को एक्वायर करना कानून के हित में नहीं है। और इन केस अगर सरकार को अगर कोई रोड कैनाल है जो उसके ज़मीन से जा ही रहा है, यानी उसके ज़मीन को एक्वायर करना ही पड़ेगा, देन गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ फेयर कॉम्पनसेशन टू दैट ओनर, ठीक है, और वो फेयर कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आज की डेट में आप देखें, ठीक है, लैंड एक्विजिशन को लेकर जो कॉम्पनसेशन है, सुप्रीम कोर्ट की करंट गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर सरकार अर्बन एरिया में कोई लैंड एक्वायर करती है फॉर डेवलपमेंटल पर्पज, देन गवर्नमेंट हैज़ टू पे 2 times द मार्केट वैल्यू, और अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया में या कंट्री साइड में लैंड एक्वायर करती है, देन गवर्नमेंट हैज़ टू गिव कॉम्पनसेशन 4 times द मार्केट वैल्यू। ये करंट गाइडलाइंस हैं। साथ ही साथ ये कहता है और एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर स्टैंडिंग देयर ऑन और appurtenant thereto unless the law relating to acquisition of such land, building or structure provides for payment compensation at the rate which shall not be less than the market value। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी कहता है
ये आर्टिकल 31 है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लैंड एक्वायर करती है जहाँ पे कोई बिल्डिंग या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बना है जिसका कोई ओनर है, तो उस लैंड को एक्वायर करते समय उसके ओनर को फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, अलॉन्ग विद जो लैंड एक्वायर कर रही है। और ये बात किया गया है विद इन द सीलिंग लिमिट, यानी कि अगर गवर्नमेंट ये फिक्स कर देती है कि देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए, गवर्नमेंट आर्टिकल 31A में अगर वो स्टेट को एक्वायर करती है और गवर्नमेंट ये फिक्सेशन करती है कि जितने भी लोग, ठीक है, जो भी ओनर या फैमिली 50 एकड़ से ज़्यादा लैंड ओन करते हैं उसे स्टेट एक्वायर करेगी, ठीक है, किसी कानून के तहत। तो वो जो 50 एकड़ के ऊपर के लैंड है उनको एक्वायर करने के लिए स्टेट कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर स्टेट ने जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फिक्स की, अगर उसके अंदर का कोई लैंड एक्वायर करती है, देन गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द फेयर कॉम्पनसेशन, ठीक है, और वो मार्केट वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 31B को देखते हैं। आर्टिकल 31B कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ओके, अब आर्टिकल 31B जो है ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 31B कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस कंटेंड इन आर्टिकल 31A, यानी कि आर्टिकल 31A के अंदर जो भी प्रोविजंस गिवन है उनको बिना, मतलब आर्टिकल 31 के प्रोविजंस को बिना हार्म किए, उनको किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाए बिना, कोई छेड़खानी किए बिना, none of the acts and regulation specified in 9th schedule or any of the provisions thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act, regulation or provision is inconsistent with or takes away or abridges any of the right conferred by any provision of this part। तो ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड है इसका मतलब ये है कि सरकार, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है, सरकार या पार्लियामेंट, ठीक है, अगर जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस बनाती है और उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है, ठीक है, तो उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को वॉइड नहीं करार किया जा सकता, इवन दोज एक्ट्स रेगुलेशन पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हों, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू द कॉन्ट्रेरी ईच ऑफ सेड एक्ट्स एंड रेगुलेशन शैल सब्जेक्ट टू पावर ऑफ एनी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर टू रिपील और अमेंड इट कंटिन्यू इन फोर्स। साथ ही साथ ये भी कहा गया आर्टिकल 31B में कि वो सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन सरकार या पार्लियामेंट बना के 9th शेड्यूल में डालेगी, अगर वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं उसके बावजूद भी उन्हें वॉइड डिक्लेयर नहीं की जा सकती, दे विल बी वैलिड। और उन सारे एक्ट्स और रेगुलेशन पे जो 9th शेड्यूल में रख दिए गए हैं उन पे किसी भी कोर्ट में मतलब जजमेंट यानी कोर्ट में ट्रायल नहीं की जा सकती, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ऐसे जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन हैं उनको रिपील करने का या उन्हें अमेंड करने का अधिकार सिर्फ उस कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर को होगा, मतलब वो लेजिस्लेचर जो उसको अमेंड या रिपील करने का अधिकार रखती है सिर्फ वहीं उसे रिपील या अमेंड कर सकती है, अदरवाइज वो सारे एक्ट और रेगुलेशंस ऑपरेशन में रहेंगे, ठीक है, उन पे जुडिशियल रिव्यू बार्ड कर दी गई और उन्हें वाइड डिक्लेयर नहीं की जा सकती। अब आप देखो आर्टिकल 31B जो है इसने डेलिबरेटली पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि जो केशवानंदा भारती केस था, ओके, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, 1973 का केस था। तो केशवानंदा भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आई और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये बोला कि जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, जो पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 विद इन इट्स पावर कैन अमेंड एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, वो संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो अमेंड या टेक अवे नहीं कर सकता। अब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, आर्टिकल 50 दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और यानी कि एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट, रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। यानी कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल्स दिए और इसे एक एक्सेट्रा के साथ ख़त्म किया, यानी इसे एक इवॉल्विंग आइडिया के तौर पे छोड़ दिया कि कोर्ट को टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा लगेगा कोर्ट उसे इसमें शामिल करते जाएगी, ठीक है, वो कोर्ट के कॉन्शियंस पे छोड़ दिया गया। अब अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैं बहुत ब्रीफ में बोलूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का वो मूल ढांचा है जिसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। मूल ढांचा से क्या मतलब, जैसे मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आप बिल्डिंग की जो फाउंडेशन, जो नींव डालते हो और उस नींव के ऊपर जो पिलर्स खड़े करते हो, तो वो नींव और पिलर जो हैं वो बिल्डिंग की मेन मजबूती हैं। आप उन नींव और उन पिलर्स के बीच में चाहे आप कंक्रीट की दीवार बनाओ, चाहे ग्लास लगाओ, चाहे जो भी आप डेकोरेशन करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने नींव या उसके पिलर्स को डिस्टर्ब कर दिया तो आप उस पूरे बिल्डिंग को ही कमज़ोर कर दोगे। तो आप उसके, तो इनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप संविधान के बेसिक फैब्रिक को मत ख़राब करो। तो जो संविधान को बनाने के जो धागा, संविधान को कुछ धागे हैं जो संविधान को बनाते हैं, तो उन धागों को आप नहीं खोल सकते हैं। अगर आपने उन्हें डिस्टर्ब किया तो संविधान का वो जो नेचर है, जो फाउंडिंग फादर्स का विजन था संविधान को लेके, वो ख़राब हो जाएगा। सो अब हुआ क्या कि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया और उसमें जुडिशियल रिव्यू को एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। अब 2007 में एक केस आता है आई.आर. कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, मैं तो इसे कोयलो ही बोलता हूँ। सो आई.आर. कोयलो केस, ठीक है, आई.आर. कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर 24 अप्रैल 1973 को आया था, इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उन सब पे जुडिशियल रिव्यू हो सकती है इफ़ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 31B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो जो लास्ट आर्टिकल हमें डील करना है वो आर्टिकल 31C, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 31C जो है ये इंसर्ट किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत, और उस टाइम पे इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट था। उस टाइम पे इसका नेचर था नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन आर्टिकल 13 नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग आर्टिकल 39B एंड 39C, ठीक है। अभी देखिए आर्टिकल 31C जो है ये DPSP के सभी आर्टिकल्स को कवर करता है, यानी पूरे DPSP को कवर करता है, पर ओरिजिनली ये सिर्फ DPSP के आर्टिकल 39B और C को कवर करता था, जो कि ऐसे आर्टिकल्स थे जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात करते हैं। आर्टिकल 39B ये कहता है कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि देश में या इकॉनमी में जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इस तरह से बांटे कि हर जन का भला हो सके। और आर्टिकल 39 क्लॉज C ये कहता है कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटीज़ या वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करें, ठीक है। तो ये दोनों ही ऐसे क्लॉज हैं आर्टिकल 39 के अंदर जो सोशल वेलफेयर से डील करते हैं। तो पहले आर्टिकल 31C इन आर्टिकल 39B और 39C ऑफ DPSP इनको कवर करता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको पूरे DPSP पे कवर दे दिया गया। तो आज की डेट में जो आर्टिकल 31C है वो ये कहता है
नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में जो कुछ भी लिखा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू पॉलिसी ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका मोटा मोटा मतलब बताऊं तो वो ये कहता है कि अगर स्टेट यानी कि सरकार डीपीएसपीज मतलब पार्ट 4 में जो भी डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के स्पिरिट में, उन प्रोविजंस के हित में या उनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो भी लॉज या प्रोविजंस बनाएगी, अगर वो लॉ और प्रोविज़न आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करते हैं, इवन दो ऑल दोज लॉज एंड प्रोविजंस शैल बी वैलिड। ओके, सो और साथ ही साथ इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। और ऐसा कोई प्रोविज़न जो कि डीपीएसपी के फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, उसके स्पिरिट में बनाया गया और वो आर्टिकल 14-19 को वायलेट करते हैं, तो उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन यानी उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में पार्लियामेंट, चूँकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, सो आज की डेट में पार्लियामेंट डीपीएसपीज के स्पिरिट में या उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी लॉज बनाती हैं, अगर वो आर्टिकल 14-19 या किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो दे कैन बी चैलेंज इन कोर्ट और उन पे जुडिशियल रिव्यू होगा। इसका दूसरा पार्ट कहता है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून बनाता है डीपीएसपी का जो फंडामेंटल डीपीएसपी को फुलफ़िल करने के लिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो वो कानून तब तक वैलिड या इफ़ेक्ट में नहीं आएगा जब तक से उसको प्रेसिडेंट साहब एसेंट नहीं दे देते हैं, ठीक है, साइन नहीं कर देते हैं। अब आप एक बात समझो, फाइनली आप एक बात समझो कि आर्टिकल 31C ये लाई गई थी, इसमें आर्टिकल 39B और C इनको रिप्लेस कर दिया गया डीपीएसपी के सारे प्रोविजन से, ठीक है। फिर ये जो अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में ये चैलेंज हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो आप जो डीपीएसपी है वो बहुत वाइड है, ठीक है, डीपीएसपी का जो कवरेज है वो बहुत वास्ट है, तो उन सारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर सरकार कानून बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 31C को जो कवरेज मिलती है, ठीक है, वो आर्टिकल 39B और C की मिलती है आफ्टर मिनर्वा मिल्स केस। ओके, तो मतलब बाकी आर्टिकल 39B और C के अलावा डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं उन पे अगर पार्लियामेंट को या सरकार को लॉ बनानी है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविज़न के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो पहले गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट का वो प्रोविज़न अमेंड करना होगा सो दैट कि वो कॉन्फ्लिक्ट या वायलेशन ख़त्म हो जाए। तो उस फंडामेंटल राइट को अमेंड करो ताकि वो अलाउ करे ऐसा प्रोविज़न बनाने के लिए, फिर आप डीपीएसपी पे लॉ बना के उसे फुलफ़िल करो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 31A, B एंड C। सो आई थिंक मैंने वाइड कवरेज दिया। ओके, साथ ही साथ जो स्टेट का डेफिनेशन था जो आर्टिकल 31C में गिवन था कि स्टेट कोई भी ऐसी लैंड होल्डिंग होगी जिसको हम जागीर के नाम से जानते हैं, इनाम के नाम से, मौफ़ी के नाम से, तमिलनाडु और केरला रीजन में जिन्हें हम जन्मम के नाम से जानते हैं, या उस स्टेट में वो सारे भी लैंड आएंगे जो जमींदारी या रैयतवारी सेटलमेंट के अंदर एक्वायर किए गए, या फिर वो सारे लैंड होल्डिंग्स जो किसी व्यक्ति के पास हैं पर वो वेस्ट लैंड का पार्ट है, या उस पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो रही है, या उस पर पॉस्चर यानी कि घास वास उगी है, ठीक है, गाय भैंस चराए जा रहे हैं, या फिर वो फॉरेस्ट लैंड का पार्ट है। तो इस तमाम तरह की लैंड होल्डिंग जो कि उस सीलिंग लिमिट से ऊपर है, उन सबको मतलब ये सारे बड़े लैंड होल्डिंग स्टेट कहलाएंगे और गवर्नमेंट उन पे सीलिंग मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फिक्स करके उससे ज़्यादा के सारे लैंड को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन द सोसाइटी टू दोज हु आर लैंडलेस और to acquire those lands or property to build infrastructure which can bring socio-economic development to India। So ये सारे ही जो आर्टिकल्स थे
31A, B, C, ये सोशल वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, देश के विकास के लिए ओके बनाए गए थे, एंड दे आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।